आज का इंसान अपनी आत्मा को ढूंढ रहा है। इस बुक में कार्ल युंग ने बताया है कि आज का मॉडर्न इंसान अंदर से कितना कंफ्यूज है, कितना खो गया है। वो बाहर से सब कुछ जानता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, लेकिन अंदर से उसे समझ ही नहीं आता कि वो कौन है। यह बुक साइकोलॉजी के बेसिक और डीप दोनों लेवल्स पे बात करती है, लेकिन आसान भाषा में। इसमें युंग ने टॉपिक्स जैसे ड्रीम्स, अनकॉन्शियस माइंड, थेरेपी, स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लाइफ के स्ट्रगल्स को एक्सप्लेन किया है। उनका कहना है कि मॉडर्न इंसान सिर्फ दिमाग से जी रहा है, लेकिन दिल और सोल यानी आत्मा से कट गया है। और जब तक वो अपने अंदर की दुनिया, अपना अनकॉन्शियस, अपने फीलिंग्स, अपने फियर्स, इन सब को नहीं समझेगा, तब तक वो खुद से जुड़ ही नहीं पाएगा। युंग का यह भी मानना था कि सिर्फ लॉजिकल सोच से लाइफ सॉल्व नहीं होती। इंसान को अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने सिंबल्स और अपने ड्रीम्स को समझना पड़ता है। कार्ल युंग एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे। वो सिगमंड फ्रॉयड के स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में उनसे अलग हो गए। फ्रॉयड सिर्फ सेक्सुअल ड्राइव्स को माइंड के सेंटर में मानते थे, लेकिन युंग ने कहा कि साइकी का स्ट्रक्चर और भी डीप और कॉम्प्लेक्स है। युंग ने कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए, जैसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ऐसा अनकॉन्शियस जो सिर्फ एक इंसान का नहीं होता बल्कि पूरी ह्यूमन रेस शेयर करती है। फिर आर्केटाइप्स, रिपीटेड पैटर्न्स या सिंबल्स जो सब कल्चर्स में दिखते हैं, जैसे मदर, हीरो, शैडो, वाइज ओल्ड मैन। फिर इंडिविजुएशन, लाइफ का रियल गोल है अपने आप के अलग अलग पार्ट्स को समझना और एक कंप्लीट सेल्फ बनाना। फिर सिंक्रोनिसिटी, जब दो अनरिलेटेड इवेंट्स एक मीनिंगफुल वे में कनेक्ट हो जाते हैं बिना किसी ऑब्वियस कॉज के। युंग के काम में स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी, रिलीजन और डीप साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। उनका मानना था कि थेरेपी का मतलब सिर्फ ठीक करना नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी असली आइडेंटिटी तक ले जाना है। मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल, ये बुक एक ऐसे कलेक्शन है जिसमें युंग ने ये सब कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और ह्यूमन लेवल पे डिस्कस किया है। यह बुक उनके एकेडमिक थियोरीज को एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करती है जो जनरल रीडर्स और साइकोलॉजिस्ट्स दोनों को टच करे। अगर आप कार्ल युंग की सोच को समझना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। तो आइए इस पूरी बुक को लाइन बाय लाइन इस एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं। सपनों के एनालिसिस का साइकोथेरेपी में यूज अभी भी एक बहुत चर्चित टॉपिक है। कई डॉक्टर्स इसे जरूरी मानते हैं जब वो मेंटल बीमारियों का इलाज करते हैं, और सपनों में दिखने वाली मन की एक्टिविटी को उतना ही इंपॉर्टेंट समझते हैं जितना होश को। लेकिन कुछ डॉक्टर्स इसे बेकार मानते हैं और सपनों को बस मन का एक बेकार और छोटी सी साइड इफेक्ट मानते हैं। जिस आदमी को लगता है कि अनकॉन्शियस माइंड का बड़ा रोल होता है मेंटल बीमारियों के बनने में, वो सपने को भी इंपॉर्टेंट मानेंगे, क्योंकि सपने डायरेक्ट उसी अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और अगर कोई आदमी अनकॉन्शियस माइंड को ही नहीं मानता या फिर उसे इररिलेवेंट समझता है, तो वो सपनों के एनालिसिस को भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। यह बात थोड़ी दुख की है कि 1931 में भी जब कारुस ने अनकॉन्शियस का आइडिया आधे से ज्यादा साल पहले दिया था और कांट ने 1 सेंचुरी पहले उसे अंधेरी सोच का बिना नाप वाला एरिया बोला था, और लेबनिज ने 200 साल पहले अनकॉन्शियस साइकिक एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, और जेनेट, फ्लोरनॉय और फ्रॉयड का काम भी हो चुका था। फिर भी लोग आज तक अनकॉन्शियस माइंड के होने पे लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट की बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ अनकॉन्शियस माइंड का आइडिया का डिफेंस नहीं करूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि सपनों का एनालिसिस इसी आइडिया पे बेस्ड है। अगर अनकॉन्शियस का आइडिया ही न हो तो सपना सिर्फ एक अजीब सा नेचर का खेल लगेगा।
बस कुछ पुरानी यादों का मिक्सचर। और अगर सपने सिर्फ यही होते तो फिर इस टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर हमें सपने का एनालिसिस करना है तो हमें अनकॉन्शियस माइंड को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये काम सिर्फ दिमाग की एक्सरसाइज के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हम उस छिपे हुए मन के पार्ट्स को समझ सकें जो मेंटल बीमारियों के पीछे छुपे होते हैं और जो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। जो आदमी इस आइडिया को नहीं मानता उसके लिए सपनों का एनालिसिस करना बेकार है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि अनकॉन्शियस माइंड का मेंटल बीमारी में रोल होता है और सपने उसी अनकॉन्शियस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन होते हैं, तो सपनों का एनालिसिस करना साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही होता है। इलाज के रिजल्ट्स एक अलग बात है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी सपनों का एनालिसिस एक यूजफुल रास्ता है जो हमें मन के छिपे हुए कारणों का ज्ञान दे सकता है। लेकिन डॉक्टर के लिए साइंटिफिक डिस्कवरी सिर्फ एक बोनस होती है। उसका मेन गोल होता है पेशेंट का ट्रीटमेंट। वो सिर्फ इस उम्मीद में सपना एनालाइज नहीं करेगा कि शायद उसे मन के रीजन समझ आए। हाँ, अगर उसे लगे कि ऐसा ज्ञान से पेशेंट को फायदा होगा तो फिर वो इस एनालिसिस को अपनी जिम्मेदारी समझेगा। सबको पता है कि फ्रॉयड के स्कूल का ये मानना है कि जब पेशेंट को उसके अनकॉन्शियस के रीजन समझा दिए जाते हैं तो उसके इलाज में सुधार आता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये बात सही है तो बस हमें इतना देखना है कि क्या सपनों का एनालिसिस मेंटल बीमारी के अनकॉन्शियस रीजंस को दिखाता है, और क्या ये काम अकेला सपना कर सकता है या किसी और मेथड के साथ मिलकर करना पड़ता है। फ्रॉड का आंसर तो सब जानते ही हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी ये बात ठीक लगती है, क्योंकि मैंने देखा कि सपने अक्सर क्लियरली वो छिपे हुए मन के पार्ट्स दिखाते हैं जो मेंटल बीमारी के पीछे छुपे होते हैं। ये काफी बार स्टार्टिंग के सपनों में होता है। मेरा मतलब है वो सपने जो पेशेंट ट्रीटमेंट के बिल्कुल शुरुआत में बताता है। एक एग्जाम्पल शायद इस बात को और क्लियर करे। मैं एक आदमी से मिला जो दुनिया में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर था। उसे हमेशा घबराहट और असुरक्षा का एहसास होता था और कभी कभी चक्कर आते थे, उल्टी सी लगती थी, सर भारी लगता था और सांस लेने में दिक्कत होती थी, बिल्कुल माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स जैसे। उसका कैरियर काफी सक्सेसफुल रहा था और उसने मेहनत, एम्बिशन और अपने नेचुरल टैलेंट से एक गरीब किसान के बेटे से उठकर एक बड़ी पोजीशन तक का सफर तय किया था। स्टेप बाय स्टेप वो चढ़ते चढ़ते आखिर में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसके पास और ऊपर जाने का मौका था। वो जिंदगी में एक ऐसी स्टेज पे था जहां से वो और भी आगे बढ़ सकता था। तभी अचानक उसकी मेंटल प्रॉब्लम बीच में आ गई। इस पॉइंट पर जब वो अपनी कहानी सुना रहा था तो वो उस कॉमन लाइन को बोलने से नहीं रोक पाया जो अक्सर कुछ इस तरह शुरू होती है, और अभी जब मैं एंड सो ऑन। उसके माउंटेन सिकनेस जैसे सिम्टम्स उसकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल मैच कर रहे थे। उस रात वो 2 सपने लेकर आया था। पहला सपना कुछ ऐसा था, मैं फिर से उस छोटे से गांव में हूं जहां मेरा जन्म हुआ था। कुछ गांव के लड़के जो मेरे साथ स्कूल में थे सड़क पे खड़े हैं। मैं उनके पास से निकलता हूं जैसे कि मैं उन्हें जानता ही नहीं। मैं सुनता हूं उनमें से एक लड़का जो मेरी तरफ उंगली कर रहा है, कह रहा है, ये तो कभी कभी ही गांव लौटता है। इस सपने में किसी भी तरीके के एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ये सपना सीधा और क्लियरली कह रहा है कि तुम भूल गए हो कि तुम कितने नीचे से आए थे। अब दूसरा सपना सुनिए। मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे कहीं सफर पे जाना है। मैं अपना सामान ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। टाइम निकलता जा रहा है और ट्रेन बस छूटने वाली है। आखिर में मैं अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूं। मैं सड़क पे दौड़ता हूं, तब याद आता है कि एक इम्पॉर्टेंट पेपर्स वाली ब्रीफकेस भूल गया हूं। मैं सांस फूलते फूलते चढ़ता हूं और वापस दौड़ता हूं। फाइनली उस ब्रीफकेस को ढूंढ लेता हूं और स्टेशन की तरफ भागता हूं
लेकिन मेरी दौड़ में कोई स्पीड ही नहीं है। आखिरी कोशिश में मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचता हूं, लेकिन देखता हूं कि ट्रेन तो यार्ड में जा चुकी है। ट्रेन बहुत लंबी है और एक अजीब सी एस शेप में घूमती है। मुझे लगता है अगर ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और सीधे ट्रैक पर फुल स्पीड चला गया तो पीछे के कोचेस जो अभी कर्व पर हैं वो गिर जाएंगे। जैसे ही मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूं, ड्राइवर थ्रोटल ओपन कर देता है। पीछे के कोचेस जोर से झटका खाते हैं और वाकई ट्रैक से गिर जाते हैं। एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। मैं डर के मारे उठ जाता हूं। इस सपने में भी समझना मुश्किल नहीं है कि क्या हो रहा है। ये सपना पेशेंट की पागलपन वाली जल्दी को दिखाता है, जिसमें वो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ट्रेन का ड्राइवर बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीछे के कोचेस हिलते हैं और आखिर में गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर मेंटल बीमारी आ गई है। ये क्लियर है कि अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर पेशेंट अपने कैरियर के टॉप पर पहुंच चुका था। नीचे से ऊपर तक के सफर ने उसकी एनर्जी खत्म कर दी थी। उसे अपने अचीवमेंट से खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका एम्बिशन उसे और ऊपर जाने के लिए मजबूर कर रहा था, जहां तक वो जाने लायक नहीं था। उसकी मेंटल प्रॉब्लम एक वार्निंग थी। कुछ रीजंस की वजह से मैं उसका इलाज नहीं कर पाया, और जो मैंने उसके केस के बारे में सोचा वो उसे पसंद नहीं आया। आखिर में हुआ ये कि जो सपने में दिखाया गया था वही उसकी रियल लाइफ में भी हो गया। उसने अपने एम्बिशन के चक्कर में नए कैरियर के मौके का फायदा उठाना चाहा और इतनी जोर से ट्रैक से छूट गया कि ट्रेन का एक्सीडेंट सपने से सच बन गया। उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री से यह समझ में आता है कि माउंटेन सिकनेस का मतलब था कि वो और ऊपर नहीं जा सकता था। उसके सपने भी इसी बात को फैक्ट के रूप में दिखाते हैं। यहाँ हम सपनों की एक खास बात तक पहुँचते हैं जो न्यूरोसिस के इलाज में सपनों के एनालिसिस का यूज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपना हमेशा असली मन की स्टेट दिखाता है, जबकि होश में आदमी इस बात को या तो मानता ही नहीं या मुश्किल से मानता है। पेशेंट का कॉन्शियस दिमाग ये नहीं मानता कि उसे रुक जाना चाहिए। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, यह मानने से इनकार करता रहा कि वो अंदर से थक चुका था, जो बाद के हालात से क्लियरली दिख गया। जब हम ऐसे केसेस में सिर्फ कॉन्शियस माइंड की बात सुनते हैं तो हमेशा डाउट हो जाता है। पेशेंट की पुरानी कहानी से अलग अलग कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। एक सिंपल सोल्जर भी अपने बैग में जनरल बनने की छड़ी लेकर चल सकता है, और कई गरीब माँ बाप के बेटे लाइफ में टॉप तक पहुंच गए हैं। तो मेरे पेशेंट के साथ भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब मेरी सोच भी गलत हो सकती है तो मेरी गेस को उसकी अपनी बात से ज्यादा सही कैसे माना जाए? यहीं पे सपना काम करता है। यह एक ऐसा माइंड प्रोसेस का एक्सप्रेशन है जो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। यह असली सिचुएशन को जैसा है वैसा ही दिखाता है। न मेरी गेस की परवाह करता है, न पेशेंट के ऐसा होना चाहिए वाले विचार की। यह बस सच दिखाता है, अभी क्या हाल है वही। इसलिए मैंने एक रूल बनाया है कि मैं सपनों को वैसे ही ट्रीट करता हूं जैसे बॉडी के टेस्ट रिपोर्ट्स को। जैसे अगर यूरिन में शुगर मिलती है तो उसमें शुगर ही है, ना कि एल्बुमिन या यूरोबिलिन या कुछ और जो मुझे पहले लगा हो। मतलब मैं सपने को एक फैक्ट मानता हूं जो डायग्नोसिस के लिए प्राइसलेस होते हैं। सपने हमेशा हमें उससे ज्यादा देते हैं जितना हम पूछते हैं, और यह बात उन सपनों पे भी अप्लाई होती है जो मैंने एग्जाम्पल्स के लिए ऊपर बताए। उन्होंने सिर्फ बीमारी के रीजंस नहीं बताए, बल्कि आगे क्या हो सकता है उसकी भी झलक दिखाई, और यह भी बताया कि ट्रीटमेंट शुरू कहां से करना चाहिए। पेशेंट को रोका जाना चाहिए था कि वो फुल स्पीड में आगे न बढ़े। ये वही बात है जो उसने सपने में खुद से कही। अभी के लिए हम इसे हिंट से काम चलाएंगे और वापस इस सवाल पे आते हैं, क्या सपने हमें न्यूरोसिस के कारण समझा सकते हैं? मैंने 2 सपने बताए जो ये काम करते हैं,
लेकिन मैं ऐसे कई स्टार्टिंग सपने भी दिखा सकता हूं जो बिल्कुल क्लियर होने के बावजूद भी ये रीजन नहीं दिखाते। अभी के लिए मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा जो डीप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन मांगते हैं। बात यह है कि कुछ न्यूरोसिस ऐसे होते हैं जिनके रियल कॉजेज हमें एनालिसिस के एंड में ही मिलते हैं, और कुछ केसेस में तो कॉज मिल भी जाए तो भी ट्रीटमेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां मैं वापस फ्रॉयड के व्यू पे आता हूं जो ऊपर मेंशन किया गया था कि थेरेपी के लिए जरूरी है कि पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम के हिडन रीजंस का पता चले। यह आइडिया पुरानी ट्रॉमा थियरी का एक बचा खुचा हिस्सा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब न्यूरोसिस ट्रॉमा से नहीं होते, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि हर केस में चाइल्डहुड का कोई बड़ा हादसा ही रीजन होता है। यह सोच हमें एक वन साइडेड अप्रोच पे ले जाती है। डॉक्टर को पेशेंट के पास्ट पे ही पूरा ध्यान देना पड़ता है और वो हमेशा ये पूछता रहता है ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो इक्वली इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ देता है ये सब किस लिए हो रहा है। ये अप्रोच कई बार पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है क्योंकि उसे अपने पुराने सालों में कुछ ढूंढना पड़ता है जो शायद हुआ ही ना हो, और उसकी प्रेजेंट लाइफ के इंपॉर्टेंट इश्यूज इग्नोर हो जाते हैं। सिर्फ कॉज ढूंढने वाली थिंकिंग इतनी नैरो होती है कि वो सपने या न्यूरोसिस का असली मतलब समझ ही नहीं सकती। जो आदमी सिर्फ इसलिए सपने का एनालिसिस करता है कि उसमें हिडन कॉज मिल जाए वो बायस्ड होता है, क्योंकि वो सपने का असली कंट्रीब्यूशन का बड़ा हिस्सा इग्नोर कर देता है। जो सपने मैंने बताए वो क्लियरली न्यूरोसिस के कारण दिखते हैं, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और ट्रीटमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे सपने तो न्यूरोसिस के कॉजेस को छूते ही नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग टॉपिक्स पे होते हैं, जैसे पेशेंट का डॉक्टर के प्रति एटीट्यूड। इस बात को समझने के लिए मैं एक पेशेंट के 3 सपने बताना चाहता हूं। उसने एक के बाद एक 3 अलग अलग एनालिसिस से ट्रीटमेंट लिया था और हर ट्रीटमेंट की शुरुआत में उसने एक सपना देखा था। पहला सपना कुछ ऐसा था, मुझे बॉर्डर क्रॉस करके अगले देश जाना है, लेकिन कोई नहीं बताता कि बाउंड्री कहाँ है और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। इस सपने के बाद जो ट्रीटमेंट हुआ वो फेल हो गया और जल्दी ही बंद हो गया। दूसरा सपना कुछ इस तरह था, मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है, रात काफी अंधेरी है और मैं कस्टम हाउस नहीं ढूंढ पा रहा। काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी और मुझे लगता है कि शायद वहां बॉर्डर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए मुझे एक घाटी पार करनी पड़ती है और एक अंधेरे जंगल से गुजरना पड़ता है जहां मैं अपना रास्ता भूल जाता हूं। तब मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे साथ है। वो आदमी अचानक मुझे पागल जैसे चिपक जाता है और मैं डर के मारे उठ जाता हूं। यह ट्रीटमेंट भी कुछ हफ्ते बाद छोड़ दिया गया क्योंकि पेशेंट पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी एनालिस्ट के उसके साथ अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन की वजह से। तीसरा सपना तब आया जब पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी। उसने सपने में देखा मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है, या कहना चाहिए कि मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हूं और अब मैं स्विस कस्टम हाउस में हूं। मेरे पास सिर्फ एक हैंड बैग है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ डिक्लेयर नहीं करना, लेकिन कस्टम ऑफिसर बैग में हाथ डालकर मेरी सरप्राइज के लिए 2 बड़े मैट्रेसेस निकाल लेता है। पेशेंट ने ट्रीटमेंट के दौरान शादी की, लेकिन इस स्टेप के खिलाफ उसके अंदर काफी रेजिस्टेंस था। उसके न्यूरोसिस के पीछे का रीजन कई महीने बाद सामने आया और इन सपनों में उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। ये सपने बस उस दिक्कत को दिखाते हैं जो उसने उस एनालिस्ट के साथ फेस की जिसने वो ट्रीटमेंट दिया था। मैं और भी ऐसे सपने बता सकता हूं, लेकिन ये काफी है दिखाने के लिए कि सपने फ्यूचर का हिंट भी दे सकते हैं, और अगर उन्हें सिर्फ पास्ट के कॉज ढूंढने के लिए यूज किया जाए तो उनका असली मतलब खत्म हो जाता है।
ये 3 सपने क्लियरली एनालिस्ट के साथ पेशेंट की सिचुएशन दिखाते हैं और थेरेपी के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले डॉक्टर ने सिचुएशन समझ ली थी और पेशेंट को दूसरे के पास भेज दिया। दूसरे केस में उसने अपने सपने से खुद ही कंक्लूजन निकाला और ट्रीटमेंट छोड़ दिया। जब मैंने उसके तीसरे सपने का एनालिसिस किया तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन इस बात से उसमें हिम्मत आई कि सपने ने दिखाया था कि वो ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। शुरू के सपने अक्सर बहुत ही क्लियर और सीधे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एनालिसिस आगे बढ़ती है कुछ टाइम बाद सपने क्लियर रहना बंद कर देते हैं। अगर वो सपने क्लियर बने रहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि एनालिसिस अभी तक किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को छुआ ही नहीं है। नॉर्मल केसेस में ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद सपने धीरे धीरे लेस क्लियर हो जाते हैं और उनका मीनिंग समझना मुश्किल होता जाता है। एक रीज़न ये भी होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब डॉक्टर खुद पूरी सिचुएशन को समझने में फेल हो जाता है। यही असली बात है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सपना समझ नहीं आ रहा तो वो सिर्फ डॉक्टर की अपनी समझ की लिमिटेशन को दिखाता है। कोई भी चीज़ तभी अनक्लियर लगती है जब हम उसे समझ नहीं पाते। अपने आप में सपने क्लियर होते हैं, जैसे सिचुएशन है वैसा ही सपना होता है। अगर हम बाद में कुछ साल बाद या एनालिसिस के आगे के स्टेजेस से उन अनक्लियर सपनों को देखें तो अक्सर हमें अपने ही अंधेपन पे हैरानी होती है। ये सच है कि जैसे जैसे एनालिसिस आगे बढ़ती है वैसे वैसे सपने शुरू के सपनों के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर को इतना जल्दी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि पेशेंट रेजिस्टेंस कर रहा है या सपने वाकई कंफ्यूजिंग हैं। उसे ये सोचना चाहिए कि शायद वो खुद ही पूरी सिचुएशन को समझने में कमज़ोर हो रहा है। जैसे साइकियाट्रिस्ट अक्सर पेशेंट को कंफ्यूज्ड कह देते हैं, वैसे ही उसे ये भी सोचना चाहिए कि शायद वो अपना कंफ्यूजन पेशेंट पे डाल रहे हैं, क्योंकि पेशेंट के अजीब बिहेवियर के सामने हो सकता है डॉक्टर खुद कंफ्यूज्ड हो गया हो। थेरेपी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एनालिस्ट कभी कभी खुद ये मान ले कि वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि पेशेंट के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है हमेशा समझा जाना। वैसे भी पेशेंट डॉक्टर के मिस्टीरियस इंसाइट पे ज़्यादा भरोसा कर लेता है और डॉक्टर के प्रोफेशनल ईगो को छूने वाले इस भरोसे से एक डेंजरस ट्रैप बन जाता है। डॉक्टर के सेल्फ कॉन्फिडेंस और डीप अंडरस्टैंडिंग के पीछे छुपकर पेशेंट रियलिटी से दूर हो जाता है, एक जिद्दी इमोशनल ट्रांसफर में फंस जाता है और ट्रीटमेंट स्लो हो जाती है। समझना एक पर्सनल प्रोसेस होता है। कभी कभी ये सिर्फ एक तरफ से होता है, जैसे डॉक्टर समझता है लेकिन पेशेंट नहीं। ऐसे केस में डॉक्टर को लगता है कि उसका फर्ज है पेशेंट को समझना, और अगर पेशेंट मानने से इनकार करे तो डॉक्टर उस पर रेजिस्टेंस का इल्जाम लगा देता है। जब पूरी समझ सिर्फ मेरी साइड होती है तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी समझ की कमी को हाईलाइट करूँ। ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि डॉक्टर समझ रहा है या नहीं। सबसे ज़रूरी होता है कि पेशेंट समझे जो चीज़ सच में चाहिए। वो एक दोनों तरफ का एग्रीमेंट है जो दोनों के मिलके सोचने से आता है। सिर्फ डॉक्टर का अपनी किसी थियरी के बेसिस पे सपने को जज कर लेना और फिर कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन देना जो थियरी के हिसाब से सही हो लेकिन पेशेंट उससे एग्री न करे, ये एक तरफ का और डेंजरस अंडरस्टैंडिंग होती है और पेशेंट उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता तो प्रैक्टिकल सेंस में उसे गलत माना जाएगा और हो सकता है वो इंटरप्रिटेशन पेशेंट के डेवलपमेंट को भी रोक दे। जब हम पेशेंट के दिमाग से बात करते हैं तो हम उसे एक बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उससे उसकी अपनी ग्रोथ के प्रोसेस में उस सच तक पहुंचने में मदद करें तो हम उसके दिल तक पहुंचते हैं और उसका इफेक्ट ज़्यादा गहरा होता है। जब डॉक्टर का इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक साइड वाली थियरी या पहले से बनी बनाई सोच पे बेस्ड होती है तो उसके पेशेंट को कन्विंस करने के चांसेस या थेरेपी के रिजल्ट्स मोस्टली सिर्फ
सजेशन पर डिपेंड करते हैं। और कोई इस बात को अंडर एस्टिमेट न करे कि सजेशन का असर कितना होता है। सजेशन अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन इसके सीरियस लिमिटेशंस होते हैं और ये पेशेंट की पर्सनैलिटी की इंडिपेंडेंस पे बुरा असर डाल सकता है। एक प्रैक्टिसिंग एनालिस्ट से ये उम्मीद होती है कि वो कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के प्रोसेस की वैल्यू को समझे। मेरा मतलब है कि वो उन पार्ट्स को सामने लाता है जो पहले अनकॉन्शियस थे और फिर उन्हें होश में लाके उनका एनालिसिस करता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और अपनी जजमेंट और डिसीजन पावर का यूज करना पड़ता है। ये एक इथिकल चैलेंज होता है, एक कॉल टू एक्शन, जिसका जवाब पूरी पर्सनैलिटी को देना पड़ता है। इस वजह से पर्सनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस का अप्रोच उन मेथड से काफ़ी ऊपर होता है जो सिर्फ सजेशन पे बेस्ड होते हैं। वो मेथड्स एक तरह का मैजिक होते हैं जो अंधेरे में काम करते हैं और पेशेंट की पर्सनैलिटी पे कोई इथिकल जिम्मेदारी नहीं डालते। सजेशन पे बेस्ड ट्रीटमेंट्स बस एक टेम्परेरी जुगाड़ होते हैं। ये एनालिटिकल थेरेपी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ होते हैं और इन्हें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सजेशन तभी अवॉइड किया जा सकता है जब डॉक्टर को पता हो कि सजेशन कौन कौन से रास्तों से अंदर आ सकता है। बेस्ट सिचुएशन में भी अनकॉन्शियस सजेशन हो रहा होता है और वो काफी होता है। जो एनालिस्ट कॉन्शियस सजेशन से बचना चाहता है उसे हर उस ड्रीम इंटरप्रिटेशन को गलत मानना चाहिए जो पेशेंट को समझ ना आए या जिसे वो एक्सेप्ट ना करे। डॉक्टर को तब तक उसका मतलब ढूंढते रहना चाहिए जब तक पेशेंट भी उससे एग्री न करे। ये एक ऐसा रूल है जो हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए, स्पेशली उन सपनों के केस में जो अनक्लियर इसलिए होते हैं क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही उन्हें नहीं समझ पा रहे होते। डॉक्टर को हर सपने को एक नई बिगनिंग के रूप में देखना चाहिए, जैसे कि उसमें कुछ ऐसा बताया गया है जो डॉक्टर के लिए भी नया है। ये तो ऑब्वियस है कि डॉक्टर को किसी एक थियरी पे बेस्ड ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हर नई सिचुएशन में वो एक नई थियरी बनाने के लिए तैयार रहे। इस फील्ड में अभी भी काफी काम बाकी है, जहां नए लोग नए तरीके से काम कर सकते हैं। जो सोच कहती है कि सपने सिर्फ दबाए हुए विशेष की इमेजिनरी पूरी होने वाली इमेजेस हैं, वो सोच तो काफी टाइम पहले पुरानी हो चुकी है। ये बात सही है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसमें विशेष या फियर्स छिपे होते हैं, लेकिन सपना ऐसा क्या है जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सपने कभी कभी सच्चाई को दिखाते हैं, कभी कोई फिलोसॉफिकल बात, इल्यूजन्स, क्रेजी इमेजिनेशन, पुरानी यादें, फ्यूचर के प्लान्स, इरेशनल एक्सपीरियंसेस, टेलीपैथिक विजन्स और क्या क्या नहीं। एक चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, हम अपनी आधी जिंदगी थोड़े या ज्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में गुजारते हैं। सपना स्पेसिफिकली अनकॉन्शियस का एक्सप्रेशन होता है। हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इंसान के दिमाग का दिन का एरिया है और उसके अपोजिट रात का एरिया है, जो अनकॉन्शियस एक्टिविटी का डोमेन है, जिसे हम ड्रीम लाइक फैंटेसी के रूप में महसूस करते हैं। ये बात साफ है कि होश सिर्फ विशेष और फियर से नहीं बना होता, उसमें और भी बहुत कुछ होता है। और ये स्ट्रांगली लगता है कि अनकॉन्शियस साइकी के पास भी उतना ही नहीं, बल्कि कभी कभी उससे ज्यादा कंटेंट और लाइफ होती है जितना होश में होता है, जिसमें फोकस, लिमिटेशन और एक्सक्लूजन होते हैं। जब हाल ऐसा हो तो बहुत जरूरी है कि हम सपने के मीनिंग को छोटा करके किसी छोटी सी थियरी में फिट न करें। हमें याद रखना चाहिए कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के टेक्निकल या थ्योरेटिकल शब्दों की नकल करते हैं और वो अपने सपनों में भी वैसे ही बात करते हैं। कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं जिसका मिसयूज न हो सके। ये समझना मुश्किल है कि हम आइडियाज के गलत यूज से कितना बेवकूफ बन जाते हैं। कभी तो लगता है जैसे अनकॉन्शियस माइंड डॉक्टर को उसी की थियरी में लपेट कर घुमा देता है। इसलिए मैं जब सपने का एनालिसिस करता हूं तो थियरी को जितना हो सके साइड में रखने की कोशिश करता हूं। हाँ, थियरी को पूरी तरह हटा भी नहीं सकते, क्योंकि बिना थियरी के कुछ समझना मुश्किल होता है। थियरी के बेस पे ही तो मैं ये मानता हूं कि सपने का कुछ मतलब होता है।
मैं हर बार प्रूव नहीं कर सकता कि सपना मीनिंगफुल है, क्योंकि कई सपने ऐसे होते हैं जो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें मीनिंगफुल मान के ही काम करना पड़ता है। तभी मैं उनसे डील करने की हिम्मत ला पाता हूँ। ये कहना भी एक थियरी है कि सपने हमें होश में कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखने में मदद करते हैं, और अगर कोई सपना ये नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो सही से समझा नहीं गया। लेकिन मुझे ये थियरी मानना पड़ता है ताकि मुझे समझ आए कि मैं सपने का एनालिसिस क्यों कर रहा हूं। दूसरी तरफ सपने के नेचर, उसके काम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी थियरीज हैं वो सिर्फ एक अंदाजा होते हैं और उन्हें हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है। सपने का एनालिसिस करते वक्त हमें एक पल के लिए भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां कुछ भी फिक्स नहीं होता, सिर्फ अनसर्टेनिटी ही श्योर होती है। सपना समझने वाले के लिए एक परफेक्ट वार्निंग हो सकती है अगर वो उतनी उलझन भरी ना होती। जो करना है करो, बस समझने की कोशिश मत करो। जब हम एक अनक्लियर सपना उठाते हैं तो हमारा पहला काम उसे तुरंत समझना या इंटरप्रेट करना नहीं होता, बल्कि बहुत ध्यान से उसका कंटेंट बनाना होता है। मैं फ्री एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा जो सपने के किसी भी इमेज से शुरू हो जाता है, बल्कि एक ध्यान से की गई ऐसी सोच की बात कर रहा हूं जो उन एसोसिएशंस को रोशन करती है जो स्पेसिफिक इमेजेस से जुड़ी होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को पहले इस काम के लिए ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि वो डॉक्टर की तरह ही सपने को तुरंत समझने और इंटरप्रेट करने की जल्दी में होते हैं। ये तब और भी होता है जब उन्होंने पहले कुछ पढ़ा हो या उनका पहले कोई गलत एनालिसिस हो चुका हो। वो किसी थियरी के हिसाब से एसोसिएशंस देते हैं, मतलब वो समझने और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में अक्सर अटक जाते हैं। डॉक्टर की तरह वो भी सपने के पीछे तुरंत जाने की कोशिश करते हैं, इस गलत सोच के साथ कि सपना सिर्फ एक बाहर का कवर है जिसके अंदर असली मतलब छुपा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अक्सर घरों के सामने का हिस्सा उसका असली डिजाइन दिखाता है। वो हमें फूल नहीं करता, बल्कि अंदर का प्लान भी बता देता है। जो सपना दिख रहा है वही असली सपना है, उसी में हिडन मतलब भी होता है। जैसे अगर यूरिन में शुगर मिलता है तो वो शुगर ही होता है, कोई और चीज छुपी हुई नहीं होती। जब फ्रॉइड सपनों को ड्रीम फसाड कहते हैं तो वो असल में सपने की क्लैरिटी की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी समझ की कमी को सपने पर डाल रहे होते हैं। हम कहते हैं कि सपना झूठा कवर है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो समझ नहीं आता। हमें ये कहना ज्यादा सही होगा कि हम एक ऐसे टेक्स्ट के सामने हैं जो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए नहीं कि उसमें कुछ छुपा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं पा रहे। हमें उस टेक्स्ट के अंदर घुसने की जरूरत नहीं, पहले हमें उसे पढ़ना सीखना होगा। जैसे कि पहले बताया गया, सपनों को समझने का बेस्ट तरीका है उसका कॉन्टेक्स्ट बनाना। फ्री एसोसिएशन से यह काम नहीं होगा, जैसे कि हम उसे किसी पुराने हिटेटे लिखावट को नहीं पढ़ सकते। फ्री एसोसिएशन से तो बस मेरी अपनी कॉम्प्लेक्सेस ही सामने आएंगी और उसके लिए मुझे सपने से शुरू करने की जरूरत भी नहीं। मैं कोई न्यूज़पेपर का सेंटेंस या कीप आउट बोर्ड से भी शुरू कर सकता हूं। अगर हम सपने पे फ्रीली एसोसिएट करते हैं तो हाँ, कॉम्प्लेक्सेस निकल कर आएंगे, लेकिन सपने का एक्चुअल मीनिंग शायद ही कभी समझ आए। सपना समझने के लिए हमें सपने की इमेजेस से बिल्कुल करीब रहना पड़ता है। अगर किसी ने सपने में डील टेबल देखा है और वो उसे अपने राइटिंग डेस्क से जोड़ता है जो डील का नहीं है, तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। सपने ने क्लियरली डील टेबल ही दिखाई है। अगर इस पॉइंट पे ड्रीमर को कुछ याद नहीं आता तो इसका मतलब है कि उस इमेज के आसपास कुछ अंधेरा है और ये चीज सस्पिशियस है। हमें ये एक्सपेक्ट होता है कि उसके पास डील टेबल से जुड़ी कई एसोसिएशंस होनी चाहिए। अगर एक भी नहीं मिली तो इसका भी मतलब होता है। ऐसे केसेस में हमें बार बार उस इमेज पे वापस जाना चाहिए। मैं अपने पेशेंट से कहता हूं, सोचो कि मुझे डील टेबल का मतलब पता ही नहीं,
मुझे इस ऑब्जेक्ट का ऐसा डिस्क्रिप्शन दो और इसकी हिस्ट्री बताओ जिससे मैं क्लियरली समझ पाऊँ कि ये क्या चीज़ है। इस तरीके से हम उस स्पेसिफिक इमेज का कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम सपने के हर इमेज के लिए ये काम कर लेते हैं तो हम उस सपने को इंटरप्रेट करने के लिए रेडी होते हैं। हर इंटरप्रिटेशन एक गेस ही होता है, क्योंकि हम एक अननोन टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अकेला अनक्लियर सपना रेयरली ऐसे समझा जा सकता है जिसमें 100% श्योरिटी हो। इसलिए मैं एक सपने के इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता। अगर सपनों की एक सीरीज हो तो हम अपने इंटरप्रिटेशन में थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि बाद के सपने पहले वाले मिस्टेक्स को करेक्ट कर देते हैं। ड्रीम सीरीज में हमें इम्पोर्टेंट कंटेंट और बेसिक थीम्स को समझने का मौका मिलता है। इसलिए मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि वो अपने सपने और उनकी इंटरप्रिटेशन का ध्यान से रिकॉर्ड बनाएं। मैं उन्हें यह भी सिखाता हूँ कि सपने का कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना है, जैसे मैंने अभी बताया, ताकि वो सपना और उसका कॉन्टेक्स्ट लिखकर मुझे ला सके। एनालिसिस के बाद के स्टेज में मैं उन्हें अपना इंटरप्रिटेशन भी खुद बनाने देता हूँ। इस तरीके से पेशेंट सीख जाता है कि बिना डॉक्टर की हेल्प के भी वो अपने अनकॉन्शियस से कैसे बात कर सकता है। अगर सपने सिर्फ यही काम करते कि वो हमें न्यूरोसिस के कॉज बताते तो डॉक्टर खुद ही उन्हें हैंडल कर लेता। और अगर सपने सिर्फ डॉक्टर के काम आने वाले हिंट्स या इंसाइट्स देते तो मेरा तरीका बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में दिखाया है, सपने सिर्फ प्रैक्टिकल मदद से ज़्यादा चीज़ें रखते हैं। इसलिए सपने का एनालिसिस स्पेशल अटेंशन के लायक है। कभी कभी तो ये ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। ऐसे कई केसेस में से एक केस ने मुझे बहुत डीपली टच किया, जो ज़ूरिख के मेरे एक कलीग से जुड़ा था। वो मुझसे थोड़ा बड़ा था, कभी कभी मिलता था, और जब भी मिलता तो सपनों में मेरे इंटरेस्ट को लेकर मजाक उड़ाता था। एक दिन स्ट्रीट पे मिला तो कहा कि सब कैसा चल रहा है, अभी भी सपना इंटरप्रेट कर रहे हो? वैसे मैंने एक और बेकार सा सपना देखा है, क्या इसका भी मतलब होता है? उसका सपना कुछ ऐसा था। मैं एक ऊंचे माउंटेन पे चढ़ रहा हूँ, स्टीप और स्नो कवर्ड स्लोप के ऊपर। मैं और ऊपर जा रहा हूँ, वेदर परफेक्ट है, जितना ऊपर जाता हूँ उतना ही अच्छा फील करता हूँ। मैं सोचता हूँ काश मैं ऐसे ही हमेशा चढ़ता रहूँ। जब मैं समिट तक पहुँचता हूँ तो मेरी खुशी और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि लगता है कि मैं स्पेस में भी चढ़ सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वाकई हवा में चढ़ रहा हूँ। मैं असली वाले कैस्टसी में उठता हूँ। जब उसने ये सपना बताया तो मैंने कहा, मेरे भाई, मुझे पता है कि तुम माउंटेनियरिंग छोड़ नहीं सकते, लेकिन एक बात सुनो, अब से अकेले मत जाना। जब भी जाओ 2 गाइड्स लेकर जाना और मुझे वादा करना कि उनकी बात मानोगे। उसने हंस के कहा, तू तो सुधरेगा नहीं, और बाय कह के चला गया। मैं उसके बाद उसे कभी नहीं मिला। 2 महीने बाद पहली खबर आई, वो अकेला गया था और अवलांच में दब गया। लेकिन एक मिलिट्री पेट्रोल वहां से गुजर रही थी जिसने उसे टाइम पे निकाल लिया। उसके 3 महीने बाद सब खत्म हो गया। वो एक और क्लाइंब पे गया था। इस बार उसके साथ एक यंगर फ्रेंड था, लेकिन गाइड्स नहीं थे। एक अल्पिनिस्ट ने नीचे से देखा कि वो लिटरली हवा में स्टेप ले रहा था जब वो एक रॉक वॉल से नीचे उतर रहा था। वो अपने फ्रेंड के ऊपर गिर गया जो नीचे खड़ा था, और दोनों नीचे तक गिरे और मर गए। यही थी एक्सटेसी अपने पूरे मतलब में। किसी भी डाउट या क्रिटिकल थिंकिंग के बाद भी मैं कभी भी सपनों को बेकार या इग्नोर करने लायक चीज़ नहीं मान पाया। कई बार सपने बेकार लगते हैं, लेकिन असल में हम ही उन्हें समझने का सेंस और स्मार्टनेस नहीं रखते, ताकि उन सपनों के अंदर छिपे पहेली जैसे मैसेज को समझ सकें जो रात के टाइम हमारे मन के अंदर से आते हैं। जब हम देखते हैं कि आदमी अपनी आधी जिंदगी इस अनकॉन्शियस वर्ल्ड में गुजारता है कि होश की जड़ें भी वहीं से आती हैं, और अनकॉन्शियस जागती जिंदगी में भी काम करता है, तो मेडिकल साइकोलॉजी का काम बनता है कि वो सपनों को सीरियसली स्टडी करे, अपनी समझ को शार्प करे। जैसे सब मान लेते हैं कि होश में होने वाले एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फिर हम ये क्यों मानने से कतराते हैं
कि अनकॉन्शियस में होने वाली चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी ह्यूमन लाइफ का पार्ट हैं, और कई बार वो दिन के हादसों से भी ज़्यादा असली और असर डालने वाली होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। सपने हमें अंदर की ज़िंदगी के सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं, और सपने के ज़रिए इंसान अपनी पर्सनैलिटी के छुपे हुए पार्ट्स को देख सकता है। जब तक ये पार्ट्स छुपे रहते हैं तब तक वो उसकी वेकिंग लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और सिर्फ सिम्टम्स के फॉर्म में सामने आते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ कॉन्शियस साइड पे पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, हमें अनकॉन्शियस के थ्रू भी चेंज लाना पड़ता है। अब तक जो नॉलेज है उसके हिसाब से ये काम सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, अनकॉन्शियस कंटेंट्स को कॉन्शियसली एब्जॉर्ब करना पड़ता है। असिमिलेशन का मतलब है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का एक म्यूचुअल मिलन, न कि जैसे लोग गलत समझते हैं कॉन्शियस दिमाग का वन साइडेड इंटरप्रिटेशन और अनकॉन्शियस कंटेंट को तोड़ मरोड़ के समझना। अनकॉन्शियस के वैल्यू और मीनिंग के बारे में लोगों में कई गलत व्यूज हैं। सबको पता है कि फ्रॉयड का स्कूल अनकॉन्शियस को नेगेटिव रोशनी में दिखाता है, जैसे वो प्रिमिटिव आदमी को भी एक जंगली जानवर से ज्यादा नहीं मानता। फ्रॉयड के ट्राइब के डरावने बूढ़े आदमी जैसी स्टोरीज और उनकी इन्फेंटाइल परवर्स क्रिमिनल अनकॉन्शियस वाली टीचिंग ने अनकॉन्शियस को एक डेंजरस मॉन्स्टर बना दिया है, जबकि वो असल में एक नेचुरल चीज़ है। जैसे कि अगर सब अच्छा, समझदार, सुंदर और जीने लायक चीज़ होश में ही होती तो क्या वर्ल्ड वॉर के डरावने हादसे हमारी आंखें नहीं खोलते? क्या हम अब भी नहीं देख पा रहे हैं कि इंसान का कॉन्शियस माइंड ही कभी कभी अनकॉन्शियस से भी ज़्यादा शैतानी और बिगड़ा हुआ हो सकता है? कुछ टाइम पहले मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरी अनकॉन्शियस को असिमिलेट करने वाली टीचिंग्स अगर मान ली गई तो वो कल्चर को बिगाड़ देंगी और प्रिमिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देंगी, जिसका नुकसान हमारे हाईएस्ट वैल्यूज़ को होगा। ऐसी सोच सिर्फ तभी हो सकती है जब कोई अनकॉन्शियस को एक डरावना मॉन्स्टर समझता हो। ऐसी सोच तब आती है जब कोई नेचर और लाइफ को जैसा वो है उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फ्रॉयड ने सब्लिमेशन का आइडिया इसलिए बनाया ताकि हमें अनकॉन्शियस के इमेजिनरी पंजों से बचा सके, लेकिन जो चीज़ असली है उसे कोई मैजिक प्रोसेस बदल नहीं सकता। और अगर कोई चीज़ दिखती है कि सब्लिमेटेड है तो हो सकता है वो वैसे थी ही नहीं जैसा गलत इंटरप्रिटेशन ने सोचा था। अनकॉन्शियस कोई डिमोनिक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक नेचर की चीज़ है जो मोरल सेंस, ब्यूटी टेस्ट या थिंकिंग जजमेंट के मामले में टोटली न्यूट्रल होती है। वो सिर्फ तब डेंजरस बनती है जब हमारा कॉन्शियस एटीट्यूड उसके प्रति बिल्कुल गलत हो जाता है, और ये डेंजर तब पड़ता है जब हम अनकॉन्शियस को दबाते हैं। लेकिन जैसे ही पेशेंट उन अनकॉन्शियस चीज़ों को अपनाना शुरू करता है जो पहले छुपी हुई थी, तो अनकॉन्शियस से आने वाले डेंजर कम होने लगते हैं। जब असिमिलेशन का प्रोसेस चलता रहता है तो पर्सनैलिटी के दो अलग पार्ट्स के बीच का अलगपन खत्म करता है और उस टेंशन को भी मिटा देता है जो इस सेपरेशन से आती है, जिसका डर मेरी क्रिटिक को था कि अनकॉन्शियस होश पे हावी हो जाएगा। वो डर तभी सच होता है जब हम अनकॉन्शियस को रिप्रेस करते हैं या उसे गलत समझते हैं और उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। एक बेसिक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है, वो सोचते हैं कि अनकॉन्शियस के कंटेंट्स एकदम फिक्स्ड होते हैं जिनके ऊपर प्लस या माइनस के परमानेंट साइंस लगे होते हैं। मेरी सोच में ये व्यू बहुत सिंपल है। साइकी एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है जो अपने आप को बैलेंस में रखता है जैसे बॉडी करती है। जब कोई प्रोसेस ज़्यादा दूर तक चला जाता है तो ऑटोमेटिकली एक काउंटर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसे एडजस्टमेंट न होते तो न तो बॉडी का नॉर्मल सिस्टम चलता न साइकी का। हम इस एडजस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट को एक लॉ की तरह समझ सकते हैं। एक साइड पे कमी होने का मतलब है दूसरी साइड पे कुछ ज्यादा। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का रिलेशन भी इसी तरह बैलेंस बनाए रखता है। यह फैक्ट आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है
और ये सपनों के एनालिसिस के लिए एक रूल बन सकता है। जब भी हम कोई सपना इंटरप्रेट करते हैं तो एक यूजफुल क्वेश्चन होता है कि ये सपना होश में जो एटीट्यूड है उसका बैलेंस कैसे बनाता है। कंपनसेशन कभी कभी सपने में विश पूरे होने जैसा लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर बार वो एक ऐसी रियलिटी के रूप में आता है जो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्यास दबाने से प्यास खत्म नहीं होती, वैसे ही सपना भी कोई मजाक नहीं है। सपने को सीरियसली लेना चाहिए, जैसे कि वो हमारे साथ सच में हुआ हो। हमें उसे अपने होश के नज़रिए बनाने में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानकर देखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम वही वन साइडेड कॉन्शियस एटीट्यूड बनाए रखते हैं जिसकी वजह से अनकॉन्शियस ने कॉम्पनसेशंस भेजे थे। और अगर हम ऐसे ही चले तो हम कभी भी खुद को सही से जज नहीं कर पाएंगे, ना ही लाइफ में कभी बैलेंस मिलेगा। अगर कोई आदमी अपने होश वाले नज़रिए को हटाकर सिर्फ अनकॉन्शियस की सुनने लगे, और यही वो बात है जो मेरे क्रिटिक्स को इतनी स्केरी लगती है, तो होगा सिर्फ इतना कि वो अपने होश को दबाएगा और फिर वो होश किसी और रूप में वापस अनकॉन्शियस से निकलेगा। तब अनकॉन्शियस का चेहरा बदल जाएगा और उसकी पुरानी टोन से बिल्कुल अलग एक सॉफ्ट और समझदार टोन ले लेगा। लोग आमतौर पे नहीं मानते कि अनकॉन्शियस ऐसे काम करता है, लेकिन ऐसे उल्टे पलटे बार बार होती हैं और इसी तरह काम करता है अनकॉन्शियस। इसलिए हर सपना एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है और सेल्फ रेगुलेशन का एक टूल है, और इसीलिए सपने पर्सनैलिटी बनाने में हमारे बेस्ट टूल्स हैं। अनकॉन्शियस के अंदर कोई ब्लास्ट होने वाला मटेरियल नहीं होता, लेकिन अगर हमारा कॉन्शियस एटीट्यूड खुद पे ही ज़्यादा भरोसा करने वाला या डरपोक हो तो डिप्रेशन की वजह से अनकॉन्शियस एक्सप्लोसिव बन सकता है। इसी वजह से हमें इस साइड की बात सुननी भी चाहिए और ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं हर सपने को इंटरप्रेट करने से पहले ये क्यों पूछता हूँ, ये सपना किस कॉन्शियस एटीट्यूड का बैलेंस बनाता है। ऐसे करके मैं सपने को होश की स्टेट से बिल्कुल क्लोज जोड़ देता हूँ। मैं तो ये भी मानता हूँ कि बिना होश के एक्चुअल सिचुएशन जाने किसी सपने का सही मीनिंग समझना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि सपने में जो बात है उसका पॉजिटिव मतलब है या निगेटिव। सपना कोई अलग से होने वाली साइकिक इवेंट नहीं है जो डेली लाइफ से कट ऑफ हो। अगर हमें ऐसा लगता है तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाए। असल में होश और सपने के बीच का रिलेशन एकदम कॉज इफेक्ट का होता है और दोनों एक दूसरे को सटल तरीके से अफेक्ट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से ये दिखाना चाहता हूँ कि अनकॉन्शियस कंटेंट्स का एक्चुअल वैल्यू समझना कितना ज़रूरी है। एक यंग आदमी ने मुझे अपना सपना बताया। मेरे पापा अपनी नई कार लेके घर जा रहे हैं। वो बहुत बेकार तरीके से ड्राइव कर रहे हैं और उनकी बेवकूफ़ी देख के मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। वो कभी इधर उधर जाते हैं, कभी उधर, कभी आगे, कभी पीछे, और बार बार कार को टाइट जगह में फंसा देते हैं। आखिर में वो एक वॉल से टकरा जाते हैं और कार को काफ़ी डैमेज हो जाता है। मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ और कहता हूँ कि उन्हें ढंग से बिहेव करना चाहिए। मेरे पापा बस हंस देते हैं और तब मुझे दिखता है कि वो तो पूरी तरह से ड्रंक हैं। सपने की रियल लाइफ में कोई बेस नहीं था। ड्रीमर पक्का मानता था कि उसके पापा कभी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, चाहे वो ड्रंक ही क्यों ना हो। ड्रीमर खुद अच्छे से कार चला लेता था, केयरफुल ड्राइवर था और ड्रिंक भी बहुत कम करता था, स्पेशली जब उसे ड्राइव करना होता। उसे बेकार ड्राइविंग या कार की छोटी सी चोट भी इरिटेट करती थी। उसका रिलेशन अपने पापा से अच्छा था। वो अपने पापा को एक बहुत सक्सेसफुल आदमी के रूप में रिस्पेक्ट करता था। हम बिना कोई इंटरप्रिटेशन किए कह सकते हैं कि सपने में पापा का इमेज काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस सपने का मतलब क्या निकाला जाए। क्या इसका मतलब है कि उसका अपने पापा से अच्छा रिलेशन सिर्फ ऊपर ऊपर का है और अंदर से उसमें छुपी हुई अपोजिशन या रेजिस्टेंस है? अगर ऐसा होता तो हमें सपने को पॉजिटिव साइन के रूप में लेना पड़ता और कहना पड़ता, यही तुम्हारा असली रिलेशन है अपने पापा के साथ।
लेकिन क्योंकि मुझे उसके और उसके पापा के बीच किसी भी तरह का डबल मीनिंग या न्यूरोसिस नहीं दिखा, तो मुझे कोई राइट नहीं था कि मैं उसके दिल में अपने पापा के लिए ऐसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स डाल दूं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो उसके ट्रीटमेंट का रिजल्ट खराब हो जाता। लेकिन अगर उसका अपने पापा के साथ रिलेशन सच में बहुत अच्छा है, तो फिर सपना ऐसी अजीब और झूठी कहानी क्यों बनाता है जिससे पापा की इमेज खराब हो जाए। ड्रीमर का अनकॉन्शियस जरूर किसी वजह से ऐसा सपना बनाता है। क्या उस लड़के के मन में अपने पापा के लिए कोई हिडन रेजिस्टेंस है? शायद उससे जलने वाली फीलिंग हो, या फिर अपने आप को कम समझने का एहसास। लेकिन बिना सोचे समझे उसके गिल्ट को बढ़ाने से, और जब बात यंग और सेंसिटिव लोगों की हो तो ये काफ़ी आसान होता है कि हम जल्दी उनका गिल्ट ट्रिगर कर दें। हमें एक बार के लिए ये पूछना छोड़ देना चाहिए कि ये सपना क्यों आया, और पूछना चाहिए किस लिए आया। इस केस में आंसर ये होगा कि उसका कॉन्शियस क्लियरली पापा को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसे कंपनसेशन मान लें तो हमें मानना पड़ेगा कि उसका अपने पापा के साथ रिश्ता सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। ये लड़का सच में फ्रेंच लफ्ज़ फिले से पापा का डिजर्विंग है। उसके पापा अब तक उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपोर्ट बने हुए हैं, और वो अभी भी एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जिसे मैं प्रोविजनल लाइफ कहता हूँ। उसके आसपास हर तरफ सिर्फ पापा ही पापा है, और इस वजह से वो अपने आप को रियलाइज़ करने का चांस मिस कर रहा है। इसी वजह से अनकॉन्शियस एक तरह का ब्लेसफेमी टाइप सपना बनाता है। उसका एम होता है पापा को नीचा दिखाना और बेटे को ऊपर उठाना। हम कह सकते हैं ये तो इमोरल काम है। हर वो पापा जिसको अपने अंदर की इंसाइट नहीं है, वो ऐसे सपने से अलर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कंपनसेशन परफेक्टली वैलिड है। ये बेटे को मजबूर करता है कि वो अपने पापा के अपोजिट में खुद को देखे, और यही एक तरीका है जिससे वो अपने आप को पहचान सकता है। जो इंटरप्रिटेशन अभी बताया गया वो सही लगता है, क्योंकि उसने सीधा इम्पैक्ट किया। उस यंग आदमी ने खुद बिना फोर्स के उस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट किया, और उसके दिल में अपने पापा के लिए जो रिस्पेक्ट थी उसमें कोई भी चोट नहीं लगी, नहीं उसके पापा के फीलिंग्स उसके लिए हर्ट हुए। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन तभी पॉसिबल हुआ जब फादर सन का रिलेशन पूरे होश के फैक्ट के लाइट में समझा गया। अगर कॉन्शियस सिचुएशन के बारे में हमें पता नहीं होता तो सपने का असली मतलब क्लियर नहीं हो पाता। यह बात बहुत ज़रूरी है कि जब हम सपने के कंटेंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो हमें कॉन्शियस पर्सनैलिटी के रियल वैल्यूज़ को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्शियस पर्सनैलिटी तोड़ दी गई या थोड़ा भी कमज़ोर हो गई तो फिर कोई बचा ही नहीं जो अनकॉन्शियस को एब्जॉर्ब कर सके। जब हम अनकॉन्शियस की इंपॉर्टेंस को मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोई रिवॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें नीचे वाले को ऊपर रख दिया जाए। ऐसा करने से वही प्रॉब्लम वापस आ जाएंगी जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्शियस पर्सनैलिटी पूरी तरह सेफ रहे, क्योंकि हम तभी अनकॉन्शियस के कंपनसेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जब कॉन्शियस पर्सनैलिटी उस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। जब बात आती है एसिमिलेशन की तो वो कभी ये या वो वाली बात नहीं होती, बल्कि हमेशा ये भी और वो भी होती है। जिस तरह सपने का इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें ड्रीमर के कॉन्शियस स्टेट का सही नॉलेज चाहिए होता है, उसी तरह सपने के सिंबल्स का मीनिंग समझने के लिए हमें उसके फिलोसॉफिकल, रिलीजियस और मोरल बिलीव्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रैक्टिस में ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम सपने के सिंबल्स को किसी फिक्स्ड कैरेक्टर के साइन या सिम्टम की तरह न देखें। हमें उन्हें रियल सिंबल्स की तरह देखना चाहिए, यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जो किसी ऐसी बात को दिखाते हैं जो अभी तक ड्रीमर ने होश में एक्सेप्ट नहीं की है या जिसे वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही उन सिंबल्स को ड्रीमर की तुरंत की कॉन्शियस कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। मैं इस मेथड पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि थियरी के लेवल पे कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली फिक्स्ड होते हैं, जिसका मीनिंग कभी भी किसी पहले से जाने पहचाने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा नहीं जा सकता।
अगर ऐसे फिक्स्ड सिस्टम्स न होते तो अनकॉन्शियस का स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। फिर हमें उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसे हम पकड़ के डिस्क्राइब कर सकें। हो सकता है थोड़ा अजीब लगे कि मैं रिलेटिवली फिक्स्ड सिंबल्स को भी अनडिफाइंड कंटेंट देता हूँ, लेकिन वही तो सिंबल की असली पहचान होती है कि उसका मतलब क्लियर नहीं होता, अनलाइक एक साइन या सिम्टम का। सबको पता है कि फ्रॉडियन स्कूल सेक्सुअल सिंबल्स का यूज करता है जो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन मैं इन्हें सिंबल्स नहीं साइंस कहता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट सेक्स को दिखाते हैं और सेक्स को एक फिक्स्ड मीनिंग माना जाता है। असल में फ्रॉइड का सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट इतना लूज और वेग है कि उसमें लगभग कुछ भी फिट किया जा सकता है। वर्ड सेक्सुअलिटी तो सबको पता है, लेकिन उसका मतलब एक अननोन एक्स की तरह है। एक साइड पे ग्लैंड्स की बॉडी एक्टिविटी और दूसरी साइड पे स्पिरिचुअल लेवल तक कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए किसी वर्ड को जानना इसका प्रूफ नहीं होता कि हम उसका असली मतलब जानते हैं। इसलिए मैं सिंबल को एक अनाउंसमेंट मानता हूँ, एक ऐसी चीज का सिग्नल जो अननोन है, जिसे समझना मुश्किल है और जिसका मतलब क्लियरली फिक्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि फैलिक सिंबल्स, लोग मानते हैं कि ये सिर्फ पेनिस को दिखाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेनिस खुद एक सिंबल है जिसका मीनिंग वाइड है, जिसे क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे पुराने जमाने में होता था, वैसे ही आज भी प्रिमिटिव लोग फैलिक सिंबल्स का ओपन यूज करते हैं, लेकिन वो कभी भी पेनिस और फैलुस को कंफ्यूज नहीं करते। उसके लिए फैलुस का मतलब होता है क्रिएटिव फोर्स, हीलिंग की पावर, फर्टिलिटी का सिंबल, जो चीज़ बहुत पावरफुल है। जैसे लेहमान कहते हैं कि मिथ और सपनों में इसके इक्विवेलेंट्स होते हैं बैल, गधा, अनार, योनी, बकरा, बिजली, घोड़े का हूफ, डांस, ज़मीन में मैजिक सेक्स और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और भी कई चीज़ें हैं। इन सब इमेजेस के पीछे जो रियल मीनिंग छुपा होता है वो एक आर्केटाइपल कंटेंट होता है जो समझना मुश्किल है, और साइकोलॉजी में उसका बेस्ट एक्सप्रेशन प्रिमिटिव माना सिंबल में होता है। इन सब एग्जाम्पल्स में हमें एक रिलेटिवली फिक्स्ड सिंबल मिलता है, माना सिंबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब ये सपने में आए तो हमेशा वही मतलब हो। प्रैक्टिकल नीड के हिसाब से इंटरप्रिटेशन कुछ और भी हो सकता है। अगर हमें सपने को पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल से समझना होता तो हमें हर सिंबल को एक आर्केटाइप से जोड़ना पड़ता, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेट शायद थियरी की कोई ज़रूरत ही नहीं रखता। थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ये होता है कि हम सिंबल्स का मतलब उसके कॉन्शियस स्टेट के अकॉर्डिंग समझें, मतलब उन्हें फिक्स्ड न माने। इसका मतलब है कि हमें अपनी पहले से बनी बनाई ओपिनियंस को साइड में रखना चाहिए, चाहे वो हमें कितने भी स्मार्ट क्यों न बनाए, और हमें पेशेंट के लिए चीज़ों का असली मतलब ढूंढना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी इंटरप्रिटेशंस थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वीक हो जाएं, लेकिन वो पेशेंट के काम की होंगी। अगर कोई प्रैक्टिशनर हमेशा फिक्स्ड सिंबल्स का यूज़ करता है तो वो रूटीन और डॉगमेटिज्म में फंस जाता है और पेशेंट की रियल नीड छूट जाती है। थोड़ा अफसोस होता है कि इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मुझे और एग्जाम्पल्स देने पड़ते, जो यहाँ स्पेस की वजह से पॉसिबल नहीं, लेकिन मैंने दूसरी जगह ऐसे एग्जाम्पल्स पब्लिश किए हैं जो मेरी बात को सपोर्ट करते हैं, जैसे पहले भी बताया गया था। ट्रीटमेंट के बिल्कुल शुरुआत में अक्सर ऐसा होता है कि सपना डॉक्टर को एक बड़ा व्यू देता है कि अनकॉन्शियस किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से इस स्टेज पे पेशेंट को उसके सपने का डीप मीनिंग बताना पॉसिबल नहीं होता। थेरेपी की डिमांड्स हमें इस तरीके से बाउंड करती हैं। जब डॉक्टर को ऐसे डीप इंसाइट्स मिलते हैं तो वो उसके एक्सपीरियंस की वजह से होता है, स्पेशली रिलेटिवली फिक्स्ड सिंबल्स के फील्ड में। ऐसे इंसाइट डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। एक बार मुझे कंसल्ट किया गया एक 17 ईयर ओल्ड लड़की के केस में। एक स्पेशलिस्ट ने कहा कि शायद उसे मसल्स की प्रोग्रेसिव अट्रॉफी शुरू हो रही है, जबकि दूसरे डॉक्टर ने इसे हिस्टीरिया कहा। दूसरे ओपिनियन की वजह से मुझे बुलाया गया। क्लिनिकल साइंस देखकर मुझे लगा शायद कोई ऑर्गेनिक डिजीज है, लेकिन लड़की में हिस्टीरिया के कुछ साइंस भी थे। मैंने उससे सपने पूछे। पेशेंट ने तुरंत कहा, हाँ मुझे डरावने सपने आते हैं।
अभी कुछ टाइम पहले मैंने सपना देखा कि मैं रात को घर आ रही हूँ। हर जगह मौत जैसा सन्नाटा है। लिविंग रूम का दरवाज़ा आधा खुला है और मैं देखती हूँ कि मेरी माँ शैंडेलियर से लटकी हुई है और ठंडी हवा में इधर उधर झूल रही है। खिड़कियाँ खुली हुई हैं। एक और बार उसने सपना देखा कि रात में घर में अचानक बहुत तेज आवाज़ होती है। मैं देखने जाती हूँ क्या हुआ, तो देखती हूँ कि एक डरा हुआ घोड़ा घर के रूम्स में भाग रहा है। आखिर वो हॉल के दरवाजे तक पहुँचता है और चौथे फ्लोर के विंडो से सीधा सड़क पे कूद जाता है। नीचे उसे बुरी हालत में देखा तो मैं डर गई। सपनों का डेथ से कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि रुक कर सोचना पड़ता है। लेकिन कई लोगों को कभी कभी एंग्जाइटी वाले सपने आते ही हैं। इसलिए हमें सिंबल्स माँ और घोड़े का मीनिंग और क्लोजली देखना होगा। ये दोनों इमेजेस एक जैसे काम करते हैं, दोनों अपना अंत करते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ का सिंबल है। माँ का सिंबल एक आर्केटाइप है और वो ओरिजिन, नेचर, पैसिव क्रिएशन यानी सब्सटेंस, मैटर, लोअर बॉडी यानी गर्भ और वेजिटेटिव फंक्शंस को दिखाता है। ये अनकॉन्शियस, नेचुरल और इंस्टिंक्टिव लाइफ, बॉडी जिसमें हम रहते हैं और वेसल यानी गर्भाशय जिसमें सब कुछ पलता है, ये सब दिखाता है। इसका मतलब होता है कॉन्शियसनेस की फाउंडेशन। किसी चीज के अंदर होना या उसमें बंद होना डार्कनेस को दिखाता है, यानी नाइट यानी एंग्जाइटी। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो मदर सिंबल के मिथ और लैंग्वेज में काफी रूपों को दिखाता है और ये चाइनीज फिलॉसफी के यिन कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। ये सब ड्रीम का कंटेंट है, लेकिन ये लड़की ने अपनी पर्सनल लाइफ में खुद नहीं सीखा। ये सब उसके अंदर से आया है। एक तरफ से लैंग्वेज ने इसे जिंदा रखा है, दूसरी तरफ से ये साइकी के स्ट्रक्चर के साथ ही इनहेरिट हुआ है। इसलिए ये हर टाइम और हर कल्चर में मिलता है। मदर वर्ड हमें लगता है कि सिर्फ मेरी माँ के लिए यूज होता है, लेकिन मदर सिंबल का डीपर मतलब कुछ और होता है। एक ऐसी लाइफ जो बॉडी के नेचुरल सिस्टम से जुड़ी होती है और जो हमेशा विजिबल नहीं होती। लेकिन ये बात भी उसके असली मतलब को छोटा कर देती है, क्योंकि इसमें और भी कई साइड मीनिंग्स होते हैं। ये जो साइकिक रियलिटी है मदर सिंबल के पीछे, वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमें सिर्फ दूर से हल्की सी समझ आती है। ऐसी रियलिटीज को सिंबल के जरिए ही दिखाया जा सकता है। अगर हम ये सब ड्रीम पर अप्लाई करें तो इसका मतलब होगा अनकॉन्शियस लाइफ खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये सपने का मैसेज है ड्रीमर के होश में और उन सब के लिए जो सुनना चाहते हैं। घोड़ा भी एक आर्केटाइप है जो मैथोलॉजी और फोक स्टोरीज में बहुत कॉमन है। एक एनिमल के रूप में ये नॉन ह्यूमन साइकी को दिखाता है, यानी अनकॉन्शियस पार्ट को। इसीलिए लोक कथाओं में घोड़ा कभी विजन देखता है, कभी आवाज सुनता है, कभी बोलता भी है। एक बीस्ट ऑफ बर्डन होने के नाते ये माँ आर्केटाइप से भी जुड़ा है। जैसे वेलकरीज डेड हीरोज को वलाहला ले जाते हैं और ट्रोजन हॉर्स ग्रीक सोल्जर्स को छुपाते हैं। इंसान ने नीचे होने की वजह से घोड़ा लोअर बॉडी के ड्राइव्स को दिखाता है, वो इंस्टिंक्ट्स जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से उठते हैं। घोड़ा डायनेमिक पावर का सिंबल है, यानी एक ऐसी फोर्स जो इंसान को ले जाती है, जैसे इंस्टिंक्ट का वेव। जैसे हर इंस्टिंक्टिव क्रिएचर जिसके पास हायर कॉन्शियसनेस नहीं होती, घोड़ा भी पैनिक करता है। और घोड़ा जादू और मैजिक से भी जुड़ा होता है, खासकर काला रात का घोड़ा जो मौत का सिग्नल देता है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि घोड़ा का मतलब माँ के बराबर है, बस थोड़ा सा मीनिंग शिफ्ट के साथ। माँ का मतलब होता है जिंदगी की शुरुआत और घोड़ा दिखाता है सिर्फ शरीर की एनिमल वाली लाइफ। अगर हम इस मीनिंग को सपने पे अप्लाई करें तो इसका मतलब होता है एनिमल लाइफ खुद को खत्म कर रही है। दोनों सपने लगभग वही बात बोलते हैं, लेकिन जैसे अक्सर होता है दूसरा सपना ज्यादा स्पेसिफिक है। सपने की सटल क्वालिटी दोनों एग्जाम्पल्स में दिख रही है। कभी भी इंडिविजुअल डेथ का सीधा जिक्र नहीं है। ये तो सबको पता है कि लोग अक्सर अपने डेथ का सपना देखते हैं, लेकिन उसका ज्यादा मतलब नहीं होता। जब सपने में सच में डेथ की बात होती है तब सपना एक अलग लैंग्वेज बोलता है। इन दोनों सपनों का मतलब है कि कोई सीरियस और शायद फेटल ऑर्गेनिक बीमारी हो सकती है। कुछ टाइम बाद ये बात सच में प्रूव भी हो गई।
रिलेटिवली फिक्स्ड सिंबल्स के बारे में अगर देखें तो ये एग्जाम्पल उनकी जनरल नेचर को अच्छे से दिखाता है। ऐसे सिंबल्स बहुत सारे होते हैं और इंडिविजुअल केस में उनका मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। सिर्फ माइथोलॉजी, फोकलोर, रिलीजन और लैंग्वेज के कंपैरिजन करके ही हम इन सिंबल्स को साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं। इंसानी साइकी ने जो डेवलपमेंट स्टेजेस क्रॉस की हैं वो सपनों में ज़्यादा क्लियरली दिखते हैं होश के कंपैरिजन में। सपना इमेजेस में बोलता है और उन इंस्टिंक्ट्स को दिखाता है जो नेचर के सबसे प्रिमिटिव लेवल से आई होती हैं। होश तो बहुत आसानी से नेचर के लॉ से दूर चला जाता है, लेकिन अनकॉन्शियस कंटेंट को एब्जॉर्ब करके उसे वापस हार्मनी में लाया जा सकता है। जब हम ये प्रोसेस सपोर्ट करते हैं तो हम पेशेंट को अपनी असली नेचर के लॉ को दोबारा पाने में मदद करते हैं। इतने छोटे स्पेस में मैं सिर्फ सब्जेक्ट के बेसिक पॉइंट्स को ही कवर कर पाया हूँ। मैं ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं रख पाया जिसे हर एनालिसिस में अनकॉन्शियस के मटेरियल से बनाया जाता है और जिसका कंप्लीशन टोटल पर्सनैलिटी के रिकवरी में होता है। असिमिलेशन का ये रास्ता सिर्फ डॉक्टर के कंसर्न वाले हीलिंग रिजल्ट्स तक ही नहीं जाता, बल्कि उससे काफी आगे ले जाता है, एक दूर गोल तक जो शायद जिंदगी का पहला असली पर्पस भी हो सकता है, पूरे इंसान को रियलिटी में जीने देना, यानी इंडिविजुएशन। हम डॉक्टर्स डाउट नहीं, नेचर के इन अननोन प्रोसेसेस के पहले साइंटिफिक ऑब्जर्वर्स हैं। नॉर्मली हम बस डेवलपमेंट की बीमारी वाले फेस को ही देखते हैं और जैसे ही पेशेंट ठीक हो जाता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में क्यूर के बाद ही हम नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस को समझ सकते हैं जो कई साल या डिकेड्स तक चलता है। अगर हमें थोड़ा भी पता होता कि अनकॉन्शियस साइकी का ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रहा है और अगर हमारी साइकोलॉजिकल इनसाइट सिर्फ पैथोलॉजिकल केसेस तक लिमिटेड न होती तो सपने के प्रोसेस को लेके हमारी सोच इतनी कंफ्यूजिंग नहीं होती और हम सिंबल्स का मतलब ज़्यादा क्लियरली समझ पाते। मेरे हिसाब से हर डॉक्टर को ये बात समझनी चाहिए कि साइकोथेरेपी इन जनरल और एनालिसिस स्पेशली एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी बड़ी और कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के बीच में कहीं से घुसकर उसका एक हिस्सा दिखाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और हर एनालिसिस बस एक छोटी सी फेज को दिखाती है जो कभी कभी दूसरे से अलग या अपोजिट भी लग सकता है। हर एनालिसिस अपनी जगह एक अलग पार्ट या एंगल दिखाती है, इसलिए अगर हम उन सब का कंपैरिजन करने लगें तो बस कंफ्यूजन ही मिलेगी। इसी वजह से मैंने इस डिस्कशन को बेसिक्स और प्रैक्टिकल पॉइंट्स तक ही रखा। सिर्फ जब हम रियल फैक्ट्स के एक्चुअल कांटेक्ट में आते हैं तभी हम किसी मीनिंगफुल एग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं।